तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी मतलब कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ को जानते हुए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे छुपा हुआ है, हर कॉन्सेप्ट को हम लोग निकाल करके कंप्लीट करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ करके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा पढ़ाई और ज़्यादा बूस्ट अप हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज फ्रेश न्यूज़ चैप्टर रेस्पायरेशन इन प्लांट। प्लांट में रेस्पायरेशन का प्रोसेस हम लोग एक 1 to 1 सारे प्रोसेस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रेस्पायरेशन जो होता है वो होता है सेलुलर लेवल पे। तो सेलुलर लेवल पे जो चीज़ें हो रही होती है इस कारण से हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको सेलुलर रेस्पायरेशन बोल देते हैं। ठीक है, दरअसल रेस्पायरेशन का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का ब्रेकडाउन यहाँ पर हम लोग करेंगे। क्या चीज़ करने के लिए? फूड का ब्रेकडाउन, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का हम लोग ब्रेकडाउन करेंगे। हम लोग इस तरह से समझेंगे, यहाँ पे हम लोग वर्ड में समझने के लिए कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या चीज़ रिलीज करने के लिए? एनर्जी रिलीज करने के लिए, जो कि स्टोर होगा सेल के अंदर में। और किस फॉर्म में स्टोर होगा? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग की एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोल देते हैं। करेंसी कहने का मतलब ये होता है कि जिस तरह से हम लोग अपना पैसे को क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, और फिर जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से हम लोग निकाल करके अपना कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी काम हो, हम लोग अपना काम कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से सेल के अंदर भी जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहता है। हम लोग समझने के लिए इस तरह से आपको हम समझा रहे हैं कि वो एटीपी के फॉर्म में वो स्टोर रहता है। जब भी कोई एक्टिविटी में कहीं पर भी एनर्जी का ज़रूरत पड़े तो यहाँ से एनर्जी लेकर के अपना वो काम सेल कर लेता है। और आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि हर सेल हमारे बॉडी का, ईच एंड एवरी सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एटीपी सिंथेसिस। हमारे सेल का जितना भी, हमारी बॉडी का जितना भी सेल है वो हर सेल अपना खुद एटीपी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमने दो यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है। दोनों रिएक्शन का आपको हम मतलब समझाते हैं। एक रिएक्शन है जो हमारे सेल के अंदर चल रहा है, एक रिएक्शन है जो हमारे सेल के अंदर चल रहा है जब हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, जब हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ देखो आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे ऑब्वियसली हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन शो किया गया है। तो जब हमारा ग्लूकोज सेल के अंदर में ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमारा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और साथ में हमारा रिलीज हो रहा है यहाँ पे क्या? एटीपी। कितना एटीपी? 38 एटीपी रिलीज होता है, जो कि हम इसको जब हम लोग मेज़र करते हैं तो 1292 किलो जूल के आसपास ये हमको दिखता है। ये हमारा डेटा है। ठीक है, सेल के अंदर का डेटा है। सेम यही चीज़ हम लोग अगर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराएं, सेम कंडीशन देंगे। जब हम लोग इसको लैब में ब्रेक डाउन कराएंगे और कैलोरीमीटर से मेजर करेंगे तो सेम एनर्जी हमको कितना मिलेगा? 2870 किलो जूल पर मोल मिलेगा। तो अब कहोगे कि भैया एक बात बताओ, यहाँ पर जब हम लोग लैब में इसका हम लोग कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोग को 2870 किलो जूल पर मोल मिल रहा था। जब यही चीज़ हमारे सेल में हो रहा है तो 1292 किलो जूल पर मोल मिल रहा है। बाकी का जो बचा हुआ है इसमें एनर्जी डिफरेंस है। जो एनर्जी बाकी का बचा हुआ है वो कहाँ गया? तो वो हमारा कहाँ लॉस हो जाता है? हीट लॉस में हमारा वो वेस्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन का हम लोग अगर इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का अगर आप लोग भी अगर कभी इफिशियंसी निकालोगे तो जब आप इफिशियंसी निकालोगे तो हमारा सेल में कितना हो रहा है? 1292, और हमारे लैब में हमको कितना मिल रहा था? 2870। मतलब इतना हमको टोटल मिल सकता है मैक्सिमम। और हमको अभी एनर्जी हमारे सेल में मिल कितना रहा है? हमारा सेल हमको प्रोवाइड कितना कर रहा है? 1292 किलो जूल पर मोल कर रहा है। इसको हम लोग परसेंटेज में इंटू 100 से परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आपको अबाउट 45.1 यानी कि 45% के समथिंग आसपास ये आपको डाटा आएगा। नहीं, 45% ही हमारा सेल हमको एनर्जी निकाल करके हमारे एक्टिविटी के लिए हमको प्रोवाइड कर रहा है। बाकी का बचा हुआ जो 55% है वो हमारा हीट लॉस में वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए समझने की चीज़ है, तो आप लोग इसको समझ सकते हो। रेस्पिरेशन कैसा है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। जबकि फोटोसिंथेसिस जो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे वो कैसा था? वो रिडक्शन प्रोसेस था। ये रेस्पिरेशन जो है ये होता है एक्सर्गोनिक, जहाँ पर एक्सर्गोनिक कहने का मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी कंज्यूम हो रहा था। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? एंडरगोनिक।
जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंडरगोनिक प्रोसेस, जहाँ एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सरगोनिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन कैसा है? एक्सरगोनिक, क्योंकि यहाँ पर हमें एनर्जी मिलती है। जब आप फोटोसिंथेसिस देखोगे यहाँ पे हम लोग बोलते थे कि ये कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बाइंड अप कर रहा है, तब जाकर के हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पर क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस, यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। कैटाबॉलिक कहने का मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तब जाकर के हमें क्या मिल रही है? एनर्जी वगैरह मिल रही है, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब एक चीज़ आप लोग के ध्यान में रखने की चीज़ है कि डाइकोट लीफ जो होता है, ठीक है, जो डाइकोट लीफ होता है इसमें इसके अपर साइड पे बहुत ही कम स्टोमाटा होता है, जबकि लोअर साइड पे ज़्यादा स्टोमाटा होता है। ये फीचर्स है, तो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हो अपने दिमाग में। आप थोड़ा सा इसको मेमोराइज करके रख सकते हो, ताकि आप लोग को पहचानने में डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ में आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई लीफ है जिनके दोनों साइड सेम नंबर ऑफ स्टोमाटा है, तो आप लोग समझ जाना कि वो कैसा लीफ है, वो मोनोकोट लीफ है, ठीक है। डाइकोट लीफ ऊपर में कम स्टोमाटा, नीचे में ज़्यादा स्टोमाटा। अब हम लोग रेस्पिरेशन को डिवाइड करेंगे तो किसके बेसिस पे करेंगे? हम लोग दो बेसिस पे करेंगे, एक ऑक्सीजन के नीडेड के बेसिस पे, दूसरा हम लोग सबस्ट्रेट यानी कि फूड के बेसिस पे, ठीक है। जब हम लोग ऑक्सीजन की नीडेड के बेसिस पे बात करेंगे, तो जहाँ पर ऑक्सीजन का नीड है, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और जहाँ पे ऑक्सीजन का कोई नीड नहीं है, बिना ऑक्सीजन का भी वो काम प्रोसेस हो सकता है, तो वहाँ हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। फिर इसी तरह से हम लोग सबस्ट्रेट यानी कि फूड के लेवल पे हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, और हम लोग प्रोटीन के बेसिस पे देखते हैं। लेकिन फैट और प्रोटीन जो है ये प्योर फॉर्म में रेस्पायर नहीं किया जाता है। एनसीईआरटी में लास्ट में डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप उस डायग्राम को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोटीन भी पहले एमिनो एसिड में टूटता है, फिर जाकर के वो हमारा इस प्रोसेस में आता है, ठीक है। फिर हम जाकर के हमारा इस प्रोसेस में वो फॉर्म होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हमारा वो कंप्लीटली आता है। तो इस तरह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा प्रीफर्ड सबस्ट्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी किसको मोस्ट प्रीफर्ड? हम लोग ग्लूकोज को लेकर के स्टडी करते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा समझने की चीज़ है, ठीक है। ग्लूकोज लेकर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो एनएरोबिक से हमारा आपको इवोल्यूशन पता होगा, हिस्ट्री पता होगा अर्थ का। पहले हमारे अर्थ पे एनएरोबिक यहाँ पे सिस्टम था हर चीज़। अब उसके बाद हम लेटर बाद में आकर के हम लोग का क्या हुआ कि एरोबिक इवोल्यूशन हुआ। तो एनएरोबिक से एरोबिक तक का जो इवोल्यूशन है, चलिए हम लोग थोड़ा पहले उसको देखते हैं। हमारे अर्ली अर्थ पे पहले जो था पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पाया जाता था, जो कि कैसा रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस करता था? एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता था। उस टाइम पे आपको अमोनिया वगैरह हो गया, ठीक है, अमोनिया वगैरह हो गया, मीथेन हो गया, ये सब का प्रेजेंस उस टाइम पे ज़्यादा था। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था? अर्थ जो था हमारा कैसा था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन रिच होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे कैसा था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। बाद में चल करके हमारा इवॉल्व होकर के आया ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ये स्टार्ट किया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करना। इन्होंने क्या स्टार्ट किया? वाटर का यूज करना स्टार्ट किया, और ये इन्होंने क्या रिलीज़ किया? ऑक्सीजन। जिसके बाद में चल करके हमारे अर्थ पे क्या हो गया कि हमारा अर्थ जो है ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर बनने लगा, जिसके बाद हम लोग क्या बोल देते हैं इसको? ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, इसको हम लोग बोल देते हैं काफ़ी अच्छे से। अब हम लोग एक प्रोसेस देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस टर्म जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा ये देखने में टर्म है, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो अपना ग्लाइको, जिसका कि ग्रीक में मतलब होता है स्वीट, ठीक है। स्वीट मतलब हम लोग कह देते हैं शुगर, मतलब कि ग्लाइको वर्ड यूज फॉर किसके लिए? शुगर के लिए। और लाइसिस का मतलब हमेशा से होता है ब्रेक करना, ठीक है, स्प्लिट करना, ये चीज़ होता है लाइसिस का मतलब। यानी कि हम लोग शुगर का ब्रेक डाउन करेंगे इस पूरे प्रोसेस में। और ये प्रोसेस आपको सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या हो गया? चाहे वो प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हो, ठीक है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर एनारोबिक हो, ठीक है, या फिर वो ऑटोट्रॉफ हो या फिर हेटेरोट्रॉफ हो। ऑटोट्रॉफ जो खुद से खाना बना करके अपना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, अपना एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है, अपना एक्टिविटी में वर्क में दे रहा है। हेटेरोट्रॉफ जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये सारे टर्म छोटी छोटी टर्म है जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, ठीक है, ओमनिवोर, कार्निवोर, ये सब चीज़ हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो आप लोग को वहाँ से भी ये हिंट्स मिल जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस में कहीं भी आपको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं देखने को मिलेगा। आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो, जब मैंने आपको कहा था कि ये सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अगर एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी ये चीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो होता है, ये आपको कहाँ चल रहा होता है? ये आपको साइटोप्लाज्म में चल रहा होता है, और ये 10 स्टेप प्रोसेस होता है, जिसके कारण इसको हम लोग मल्टी स्टेप प्रोसेस भी इसको हम लोग क्या करते हैं? बोल देते हैं।
ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ें। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मल्टी स्टेप प्रोसेस बोल देते हैं। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये फुल्ली एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको पहला 5 स्टेप, यानी कि अभी हम लोग क्या बताएं, यहाँ पे टोटल कितना स्टेप होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस टोटल 10 स्टेप में जाकर के कंप्लीट होता है। जहाँ कि आपको पहला 5 स्टेप में हम लोग क्या बोल देते हैं, ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है। यहाँ पे हम लोग को प्रोसेस कराने में हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है। और लास्ट के 5 स्टेप में हम लोग को क्या होता है, एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज, यहाँ पे हम लोग को एनर्जी मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है ये प्रोसेस हम लोग अभी थोड़ा देर में आगे देखेंगे। 1 मिनट आप लोग रुक जाओ, थोड़ा देर में हम लोग आगे देखेंगे कैसे मिलता है। यहाँ पे अपना 3 साइंटिस्ट का मेजर रोल है जिन्होंने इस पाथवे को कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझाया है। पहला है एम्डेन, दूसरा है मेयरहोफ और तीसरा है पर्नस। इसका तीनों का अगर आप पहला अगर आप लेटर लोगे, यहाँ पर एम्डेन का ई, मेयरहोफ का एम और पर्नस का पी, अगर आप ये तीनों साइंटिस्ट का पहला लेटर लोगे तो अपना बनता है ईएमपी, और इसका नाम रख गया ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस के साथ साथ हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, ईएमपी पाथवे। अभी से लेकर के हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर एंड करने तक हम जब भी आपको बोलेंगे कि ईएमपी पाथवे में इतना एटीपी, ईएमपी पाथवे में इतना एनएडीपीएस, तो आप समझ जाना कि हम लोग किसका बात कर रहे हैं, हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का बात कर रहे हैं। इस प्रोसेस में हम लोग एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को डालेंगे और उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता हुआ यहाँ पर नहीं दिखेगा। एक ग्लूकोज पार्शियल ऑक्सीडेशन होकर के आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में आपको 2 पायरुवेट बनता हुआ दिखेगा, 3-3 कार्बन का। एक ग्लूकोज 6 कार्बन का, ये आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन होने के बाद 2 पायरुवेट दिखेगा 3-3 कार्बन का। हो गया आपका बैलेंस, 3-3 6, यहाँ भी आपको 6। ठीक है, हो गया बैलेंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग प्रोसेस देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस क्या है। यहाँ पे हम लोग 6 कार्बन का एक ग्लूकोज हम लोग एंटर करेंगे। हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे वर्क करेगा। हम लोग टोटल 10 स्टेप यहाँ पे देखने वाले हैं, 1 2 3 ऐसे करके हम लोग 10 स्टेप देखने वाले हैं। ग्लूकोज जो है ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जब हम लोग हेक्सोकाइनेज एक्टिव एंजाइम यहाँ पे वर्क करेगा तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज हो जाएगा किसमें, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। यहाँ पर आप देखो एक फॉस्फेट यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से वहाँ पे 20 फॉस्फेट हो रहा है, यानी कि एक फॉस्फेट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा एनर्जी का क्या हो रहा है, यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको देना पड़ेगा एटीपी, वो वहाँ पर क्या करेगा, इसमें चेंज हो जाएगा किसमें, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, ये था अपना फोर्थ प्रोसेस। अब जाकर के फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है स्प्लिट हो जाएगा किसमें, 3 PgAl और DHAP। PgL कहने का मतलब आपको यहाँ पे क्या हो जाता है, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, इसमें चेंज हो रहा है PgAl और DHAP में। PgL कहने का मतलब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कि कितना कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। अभी तक यहाँ पे कितना कार्बन था, 6 कार्बन था। ये चेंज हो जाएगा 3-3 कार्बन में, स्प्लिट हो जाएगा। एक बनेगा अपना 3 PgAl फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, दूसरा बनेगा 3 कार्बन का DHAP, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, 3 कार्बन का DHAP, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसको हम लोग इस तरह से सिंबल में इसलिए दिखाए हैं कि ये जिस तरह से ये प्रोसेस में सेम टू सेम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, सेम इसी तरह से यहाँ भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ भी नीचे चलेगा। तो ये इसमें हम लोग चेंज इसको कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक प्रोसेस हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग 2 से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो आप लोग समझ जाना कि एक प्रोसेस इधर चल रहा है और एक प्रोसेस इधर चल रहा है। अब ये 3 PgAl जो हमारा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये चेंज हो जाएगा 1,3-BPGA, यानी कि 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर हम लोग को एक NaDH का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। आप लोग को एक चीज़ याद होगा, हमने आपको कहा था कि NaDH हो या फिर NaDH2 हो या फिर NaDH प्लस H प्लस हो, तीनों सेम चीज़ है। अगर आपको ये तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि NaDH का ही बात हो रहा है, NaDH2 का ही बात हो रहा है, या फिर NaDH प्लस H प्लस का बात हो रहा है। ठीक है, तीनों सेम चीज़ है। आपको यहाँ पे 6th प्रोसेस में NaDH2 आपको फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, और ये एक यहाँ पे दिख रहा है, जबकि यहाँ पे 2 प्रोसेस एक साथ चल रहा है, एक इधर भी चल रहा है। तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम लोग बोलेंगे कि 6th प्रोसेस में आपको 2 NaDH आपको फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है,
चलिए ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो 3PgAl से ये किसमें चेंज हो रहा है, 13BPGA यानी कि 13 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड से ये चेंज हो रहा है 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। फिर ये 13BPGA चेंज किस में हो जाएगा, 3PGA में। 13BPGA से ये चेंज हो जाएगा 3PGA में। यहाँ पे आपको ATP फॉर्म होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपको एक ATP दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं आप लोग को पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला तो आप वीडियो को 10 सेकंड बैक करो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोसेस चल रहा है, इस कारण से हम लोग हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 NADH और 2 ATP का फॉर्मेशन होता हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा। अब हम लोग का 8th प्रोसेस चलेगा, जो कि 3PGA से ये आगे बढ़ रहा है। 3PGA से ये चेंज हो जाएगा 2PGA में, ठीक है, जहाँ की आपको ये कन्वर्ट यहाँ पर आपको हो रहा है, ये जो कि 8th प्रोसेस है अपना। अब हम लोग 9th प्रोसेस का बात करते हैं, 9वां स्टेप का हम लोग बात करते हैं, प्रोसेस नहीं 9th स्टेप कहना ज़्यादा सही है। जब हम लोग 9th स्टेप का बात करेंगे, यहाँ पर आपको एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको रिलीज होता हुआ दिखेगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 प्रोसेस एक साथ यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है, 2 जगह सेम प्रोसेस रन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक अगर H2 निकला है, इसका मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 यहाँ पे रिलीज होगा। वो कहाँ पर, 9th प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ पर भी ये सारी स्टेप्स जो है एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है। तो हम आपको इतना सारे एंजाइम का नाम नहीं बताएंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप वो याद रखो, ठीक है। डीप में जानना है तो आप कमेंट में पूछो, आपको हम वहाँ पे डाउट में क्लियर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे PGAA जो चेंज हो जाएगा किसमें, PEP में, यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, जो कि अपना 9th स्टेप है। PGA से PEP चेंज होना, जहाँ पे कि क्या होता है, एक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 रिलीज होता हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा। अब अपना हम लोग 10th स्टेप का बात करते हैं, जो कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट से किस में चेंज हो रहा है, पायरुवेट में चेंज हो रहा है, जहाँ की आपको यहाँ पे देखो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से एक फॉस्फेट यहाँ पे हट रहा है, चेंज हो रहा है पायरुवेट में। तो वही फॉस्फेट को ADP लेकर के क्या बना देगा, ATP बना देगा। और कितना ATP बनेगा, 2 ATP यहाँ पे बनेगा, क्योंकि 2 प्रोसेस चल रहा है। और यहाँ पे एक पायरुवेट फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक DHAP से भी फॉर्म होता हुआ दिखेगा। यानी कि 2 पायरुवेट हम लोग को लास्ट में हम लोग को क्या मिला, 2 पायरुवेट हम लोग को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। 2 हमको यहाँ पे पायरुवेट, 3 कार्बन का 2 पायरुवेट हमको यहाँ पे दिख गया, ठीक है। अब हम लोग ओवरऑल हम लोग क्या समझे हैं। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आया तो आप लोग थोड़ा सा बैक जाओ, इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करो, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। इस प्रोसेस में हम लोग क्या समझे हैं कि स्टेप 1, 3 और 10, जो अपना स्टेप 1, 3 और 10 स्टेप है, ये इरिवर्सिबल स्टेप है। ये आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको याद रखना कि स्टेप 1, 3, 10 जो है इरिवर्सिबल है। इस तीनों स्टेप को छोड़ करके बाकी 10 के 7 स्टेप आप लोग क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। और आपको ATP स्टेप 7 और स्टेप 10 में आपको ATP का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। जब आप स्टेप 7 देखोगे पीछे करके, और जब आप स्टेप 10 देखोगे, तो यहाँ दोनों जगह आपको ATP का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। और ये कैसा है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन है। फॉस्फोराइलेशन वर्ड यूज्ड फॉर ATP सिंथेसिस, ठीक है। कैसा है, सबस्ट्रेट लेवल है। क्यों सबस्ट्रेट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर ATP फॉर्म होने के लिए एक सबस्ट्रेट जब दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एक फूड पार्टिकल जब वहाँ पे आपको दूसरे फूड पार्टिकल यानी दूसरे सबस्ट्रेट में आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे आपको ATP फॉर्मेशन होता हुआ दिखे, तो इस ऐसे लेवल को हम लोग क्या बोल देते हैं, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन बोल देते हैं। अभी तक जिनका भी ये डाउट होगा उसका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ATP का कैलकुलेशन करते हैं कि ये जो हम लोग सारा प्रोसेस देखे, इसमें ATP का कैलकुलेशन यहाँ पर कहाँ तक और कितना ATP हमारा फॉर्म हो रहा है, कितना ATP हमारा फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि यहाँ पर हमारा 2 ATP का यूज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 4 ATP क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो टोटल नेट गेन हमारा कितना हो गया, 2 ATP का हम लोग को डायरेक्ट गेन हो गया, किसमें, EMP पाथवे में। यही चीज़ अगर हम लोग एनारोबिक ऑर्गेनिज्म देखेंगे, तो यहाँ पे कोई ETS नहीं होता है, कोई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे ETS और OP से हमको कोई ATP नहीं मिलने वाला है। तो जो यही 2 ATP हमारा नेट गेन है, यही हमारा एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में यही 2 ATP हमारा रह जाएगा टोटल ATP। लेकिन वही हम लोग एरोबिक के जगह पे हम लोग अगर एरोबिक ऑर्गेनिज्म का बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग EMP से हमको ये 2 ATP मिला ही मिला है। यहाँ पर चलता है ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ETS चलता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलता है, जहाँ कि हम लोग को नेट गेन 6 ATP का एक्स्ट्रा मिलता है। दोनों मिलाकर के हमारा नेट कितना हो जाता है, हमारा टोटल 8 ATP हमारा यहाँ पे हो जाता है। ये कैसे होता है, ETS और OP हम लोग आपको लास्ट में समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आप आज का लेक्चर हम लोग रखेंगे यहीं तक। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।
आप लोग इसको रिवाइज करो, फिर हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। ये लेक्चर्स थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए।